वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कर रहे थे, जिसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। पहली वीडियो में हम लोगों ने थॉमसन्स मॉडल के बारे में बात किया था और एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी थी। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और उनके मॉडल के बारे में बात किया था। फिर हमने देखा कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से। उसके बाद बोर का मॉडल आता है, जो कि काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के मॉडल से ही लिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सेम थी। बिफोर वी मूव ऑन टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, आपको रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इनफैक्ट 2। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था कि 98% ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और एटम के बीचों बीच एटम का सारा मास एक्यूमुलेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया। बोर ने उनकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ले ली, मतलब कि बोर का एटॉमिक मॉडल काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के मॉडल से ही मिलता जुलता है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस वहाँ आता है जहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को मूव करते वक्त, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। बट अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के इसी थ्योरी के वजह से, इसी ड्रॉबैक के वजह से, इलेक्ट्रॉन के इसी ड्रॉबैक के वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। बोर ने इसी ड्रॉबैक को इम्प्रूव कर दिया और अपना मॉडल प्रेजेंट किया। तो कुछ बातें जो बोर्स के एटॉमिक मॉडल में हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहली बात, अब देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, बोर ने भी यही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन उन्होंने ये बताया, ये बोला कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर जा रहा था एनर्जी को, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जा रहा था। बोर ने ये बोला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता ही नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बोर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसके बारे में कोई बात रदरफोर्ड के मॉडल में हमें नहीं पता चली। हमें कोई ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया था उन्होंने। बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट में कहीं भी नहीं घूमेंगे, उनका एक फिक्स्ड पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलेंगे, और इन्हीं ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और इन ऑर्बिट्स की भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उस ऑर्बिट की एनर्जी सेम हो, या आप ये कह लीजिए कि उसके करस्पॉन्डिंग हो। अगर एनर्जी चेंज हो गई तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ना तो एनर्जी बाहर दे सकता है, यानी कि ना तो एनर्जी रेडिएट कर सकता है और ना ही बाहर से एनर्जी ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोर ने बताई। तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा, एक मिनट,
उसके बाद उन्होंने ये कहा दीज ऑर्बिट्स हैव ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इनके पास, एंड हेंस इसीलिए हम इन ऑर्बिट को एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है, इसीलिए हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एनर्जी लेवल्स, और इन एनर्जी लेवल्स को एक नाम दे दिया गया है KLMN, इस तरीके से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं दीज एनर्जी levels, है ना, these energy levels are named as K, capital K, L, M, N and so on। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अल्फ़ाबेट बढ़ता जाएगा, K, L, M, N, O, P एंड इस तरीके से so on। ठीक है, अगली बात उन्होंने क्या बताई कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन does not radiates energy, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट्स एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें पता चली कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एनर्जी रेडिएट करता ही नहीं है, ना तो वो एनर्जी रेडिएट कर सकता है अपनी मर्जी से और ना ही एनर्जी ले सकता है बाहर से। ठीक है, उसके बाद एक और बात अभी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में या किसी एनर्जी लेवल में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब उसकी एनर्जी उस एनर्जी लेवल के एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में तभी रिवॉल्व कर सकता है इफ इट्स एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, इफ इट्स एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिट, राइट। ये सारी बातें जो हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में मेन बातें हैं, बाकी है तो बहुत सारी बातें और मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन ये मेन कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या और किस तरीके से काम करता है। इसको लिख लीजिए, अभी आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ज़रा डिटेल में बात करते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में एक्सप्लेन करती हूँ कि बोर का एटॉमिक मॉडल है कैसा, ठीक है, और उन्होंने किस तरीके का मॉडल दिया था। सारी बातें आप लिखते चलिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बड़ी ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको पॉइंट वाइज हर चीज़ लिखाऊँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये श्योरिटी है कि आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगी, ठीक है। तो फटाफट लिखना शुरू करेंगे आप लोग, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। इसको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप लिखते चलेंगे। आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखो, बोर ने ये कहा कि न्यूक्लियस होगा, है ना, न्यूक्लियस होगा जिसमें कि एटम का सारा मास होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, ठीक है। आप अभी से ही मत ऑब्जेक्शन करने लगना अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा न्यूक्लियस और जिसके अंदर सारा का सारा मास होगा। विल टॉक अबाउट प्रोटॉन्स लेटर ऑन, ठीक है। नाउ उन्होंने ये कहा कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो ये मैंने बना दिए हैं कुछ ऑर्बिट्स। पहले वाले का नाम दे दिया है के, दूसरे वाले का नाम दे दिया है एल और ये दे दिया हमने एम। एक और होता तो वो एन होता, और होता तो ओ होता, के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से बढ़ता चला जाता,
ठीक है। अभी तक जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हमने करी है उनके एटम्स में हमने पाया है कि मैक्सिमम 7 शेल्स तक हम देख सकते हैं, या 7 आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल और ऑर्बिट अभी तक हमने ढूंढे हैं, इतने ही एलिमेंट्स, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अभी तक मिले नहीं हैं हमें, क्या पता हूँ, गॉड नोज। एनीवे, तो उन्होंने इस तरीके से कुछ अपना मॉडल बताया कि बीच में न्यूक्लियस है इस तरीके से, और एनर्जी लेवल्स है, ये ऑर्बिट्स हैं, KLMN, ये सब क्या है, ऑर्बिट्स हैं। इनकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है। ये जो हम इसको हम KLM बोल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं N। जब N 1 है, N मतलब, जरा लिख दूं मैं इसको, N मतलब ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। जब N 1 है तो हम उसको क्या बुलाते हैं, K। जब N 2 है तो हम उसको क्या बुलाते हैं, L। N की वैल्यू जब 3 है, यानी कि 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, M। इस तरीके से हम लोगों ने इनके नाम दे दिए हैं। फिर ये बात हुई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है। इसकी एनर्जी और इस शेल की एनर्जी दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये बोल सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए इसकी x जूल एनर्जी है, ठीक है, x कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली है x, अगर इसकी x जूल्स एनर्जी है तो इस शेल की भी एनर्जी कितनी होगी, x जूल, दोनों की एनर्जी सेम होगी तो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमने देखा इस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, x जूल्स की एनर्जी है। यानी कि अगर आपको शेल की एनर्जी पता चल गई तो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स की पता चल गई तो ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, उन्होंने एक बात ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना तो ले सकता है ना दे सकता है। मान लो अगर उसने ले लिया तो क्या होगा, ठीक है, अगर उसने बाहर से एनर्जी ले ली, लेट्स से, ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन ने, हम यहाँ बना देते हैं इस दोबारा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा के और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना दिया मैंने। मान लो इसके पास अभी x जूल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर इस ऑर्बिट की एनर्जी भी कितनी है, x है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी, x होगी। लेट्स से इसने जो अगले वाला जो ऑर्बिट है उसके पास एनर्जी कितनी है, y, उसकी उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, y। यानी कि सेकंड वाले ऑर्बिट में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है, जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, y जूल्स होनी चाहिए, करेक्ट, ठीक है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने बाहर से एनर्जी एक्सेप्ट कर ली, इसने क्या किया, बाहर से एनर्जी ले ली। मान लो इसने ले ली, पहले इसके पास एनर्जी x थी, अब मान लो उसने कुछ एनर्जी लिया जिसके बाद अब बढ़ गई उसकी एनर्जी, कितनी बढ़ गई, बढ़ के मान लीजिए y हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, y। अब क्या ये y एनर्जी के साथ इस शेल में एग्जिस्ट कर सकता है, इस शेल में रिवॉल्व कर सकता है, नहीं। ये क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा, इसके पास अब एनर्जी बढ़ गई है ना, अब ये कहाँ जाएगा, अगले वाले शेल में पहुंच जाएगा, इस वाले शेल में, y में पहुंच गया। मान लो इसने इतनी एनर्जी, इसने थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी एक्सेप्ट करी होती, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली होती, इतनी एनर्जी कि मान लो कि अब वो इतनी ज़्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली कि वो x से डायरेक्ट कहाँ चला गया, z में। अब उसकी एनर्जी कितनी होगी, z में, तो क्या ये यहाँ टिकेगा, नहीं, अब ये तुरंत जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, z में पहुँच जाएगा। ये सारी बातें भी बोर ने बताई थी। उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में है तब तक वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकता है, ना तो एमिट कर सकता है, ना तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। बट उन्होंने ये कहा कि इन केस अगर करता भी है तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब उसकी एनर्जी बढ़ गई है, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ इस शेल में नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई हमारी एनर्जी से रिलेटेड कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल में अगर है तो क्यों है, क्योंकि उसकी एनर्जी उस शेल के साथ मैच कर रही है। अब बात ये आती है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं। अब ये पहला वाला शेल है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला शेल, क्या उस शेल में मैं 10 इलेक्ट्रॉन भर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन, कुछ तो फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम वहाँ पे भरेंगे, है कि नहीं। तो होता ये है कि बोर ने एक फॉर्मूला बताया 2n², इसको हम बोर एंड बरी फॉर्मूला बोलते हैं क्योंकि इसमें बोर के साथ साथ मिस्टर बरी भी थे,
ठीक है। तो 2n² ये आपको फॉर्मूला बताएगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी शुड से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। किसी एक शेल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, ये कह लीजिए कि किसी भी एटम में, किसी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, ये n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, कौन सा ऑर्बिट चल रहा है, ये n = 1, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इस तरीके से। तो मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट शेल में चेक करना हो मुझे कि ये जो पहला वाला शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं, तो अगर पहले वाली शेल की बात करें तो n की वैल्यू अब मैं यहाँ क्या रखूंगी, 1, विच कम्स आउट टू बी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जो पहला शेल है इसमें मैं 2, 4, 5, 10 कितने भी नहीं डाल सकती, मैक्सिमम कितने डाल सकती हूँ, 2। हो सकता है कि 1 डालूं, चलेगा। किसी एटम में पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, रीज़न क्या है इसके पीछे, 2 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ ये मैथ्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो शेल है वो बहुत छोटा है। ठीक है, ये एटम के जस्ट, इस एटम में न्यूक्लियस के जस्ट पहला वाला जो शेल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इतने छोटे शेल में अगर आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आप खुद सोचिए, इतनी ज़रा सी जगह में 2 नेगेटिव चार्ज को हमने भर दिया, तो अब वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं। और अगर रेपल्शन होगा तो उस केस में स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए, रिपल्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ओके। तो अब यहाँ पर पहले वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा डालेंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा। सेकेंड शेल की अगर हम बात करें तो सेकेंड शेल में n = कितना रखूंगी मैं, 2। n = वैल्यू कितने रखेंगे हम, 2 का मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि सेकेंड वाला जो शेल है उसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकती हूँ, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकती हूँ। कितने डाल सकती हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? 8 इलेक्ट्रॉन। एक हो सकता है कि इसमें पहले वाले में 2 हो, इसमें 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी चलेगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं। फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे तो फिर वो अगले शेल में जाएगा। तो इसी तरीके से थर्ड शेल की अगर हम बात करें तो थर्ड शेल में n = 3, विच मीन्स कि 2 × 3 का स्क्वायर, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से आपका चलता रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनसे कम चलेगा, इनसे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि पहले वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। दूसरे वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तीसरे वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। बट अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगी तो आप ये देखेंगे कि मैंने पहले शेल में 2 डाला, दूसरे शेल में 8 डाला, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हम डाल देंगे। ऐसा होता इसलिए है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जाने 8 ही चाहिए। ठीक है, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए। थर्ड वाला जो शेल है, थर्ड वाले शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन डाल नहीं पाते बिकॉज एटम बिकम्स वेरी वेरी अनस्टेबल। 18 कैलकुलेशन के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए बट जाते नहीं हैं। वाई? बिकॉज द एटम बिकम्स वेरी वेरी अनस्टेबल। वाई? बिकॉज जो साइज है थर्ड ऑर्बिट का वो काफ़ी छोटा है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, रिपल्शन इतना ज़्यादा होने लग जाएगा, विच वी डू नॉट वांट। इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड दैट इज वाई वी कंसिडर टू पुट only 8 electrons in the थर्ड शेल, और फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो फोर्थ शेल में चला जाता है। ठीक है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे जितने कि हमारे सिलेबस में है 9th स्टैंडर्ड के। उसके आगे जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे हायर क्लासेस में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें आप और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे इनसे। खैर फिलहाल आई होप कि बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो
हो गया होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 सारे 1 से लेकर 20 तक के एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनका एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखकर बताऊंगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। सो अब बारी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले मैं आपको 3 और बातें बताऊंगी, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, उसके बाद फिर हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, जैसा कि बोर ने बताया अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, ये बात बोर ने अपने मॉडल में बताई थी। ठीक है, पहली शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, दूसरी शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं मैक्सिमम, इस तरीके की बातें। अब देखो, मान लीजिए कि कोई ऑक्सीजन का एटम है, लेट्स से। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का एटम है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स होते हैं 8 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हमने पहली वीडियो में ही बात करी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं, तभी एटम न्यूट्रल आएगा, क्योंकि 8 प्रोटॉन्स का मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन का 8 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का 8 नेगेटिव, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एटम को न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, तो अब अच्छा ये मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में मास किस में होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मास कैसा होता है? 0, नेग्लिजिबल। मास होता किसके पास है? प्रोटॉन के पास। और कितना मास होता है प्रोटॉन के पास? हर एक प्रोटॉन के पास 1 AMU के बराबर है मास। हर एक प्रोटॉन का मास कितना माना है हमने? 1 AMU। 1 AMU को शॉर्ट में आप 1U भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और हर एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है या 1U है, तो उस केस में ऑक्सीजन का मास कितना आना चाहिए? 8U नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स में तो मास ही नहीं है, सारा का सारा मास प्रोटॉन में है, प्रोटॉन ही है न्यूक्लियस में, तो मास कितना आना चाहिए? 8U। बट जब हमने मेजर किया, ठीक है, जब हमने इन एटम्स के मास निकाले तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन का मास 8U आ ही नहीं रहा है। कितना आ रहा है? 16U आ रहा है। डबल कैसे हो गया? यही सेम केस हमने बाकी सारे एलिमेंट्स में भी देखा। हमने देखा कि कार्बन का मास भी डबल हो जा रहा है ना, और नाइट्रोजन का मास भी डबल हो जा रहा है। कुछ ऐसे एटम्स भी थे जिनका मास डबल तो नहीं हो रहा, लेकिन डबल के आसपास ही है, जैसे सोडियम में प्रोटॉन्स होते हैं 11, तो 11 का डबल 22 आना चाहिए, बट 23 आ रहा था। तो लोगों ने ये सोचा कि कुछ तो है एटम में प्रोटॉन्स के अलावा जिसके पास मास है, जो कि प्रोटॉन एटम का मास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसका डबल कर दे रहा है। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई थी न्यूट्रॉन्स के बारे में सोचने की। तो लोगों ने ये कहा कि एक्चुअल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जिनके पास मास है, जिनका मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जिनका मास कैसा है? प्रोटॉन के मास के बराबर है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन के अलावा भी एटम में कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका मास प्रोटॉन के बराबर है, जो कि न्यूट्रल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जो कैसे हैं? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, ये कैसे पता चला हमें न्यूट्रल है? न्यूट्रल है इसलिए पता चला, क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है। एटम हमेशा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और ये न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर रहे थे। अगर न्यूट्रॉन में चार्ज होता तो एटम कभी भी न्यूट्रल नहीं निकल के आता। अगर वो पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव घट गया। अगर वो नेगेटिव होता तो नेगेटिव बढ़ जाता, पॉजिटिव घट जाता। इसीलिए दीज पार्टिकल्स हैव टू बी न्यूट्रल, इनको न्यूट्रल होना ही है। यही रीजन है कि ये कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे, ताकि एटम न्यूट्रल रहे। ये न्यूट्रल रहेंगे तो ही एटम हमारा न्यूट्रल रहेगा। इनका मास कैसे होता है? प्रोटॉन्स के मास के बराबर होता है। ये कहाँ होता है? ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड
द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर ही होना है इनको, न्यूक्लियस के बाहर तो हो ही नहीं सकते, सारा का सारा मास कहाँ होना है, मास वाली जितनी भी चीज़ें होंगी सब कहाँ होंगी, न्यूक्लियस के अंदर होंगी। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं और मास उसका 16 U आ रहा है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने रहे होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स रहे होंगे, तो 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन मिलके कितना बना रहे होंगे, 16। ये जो 16U आया है, ये 16U क्या है, ऑक्सीजन के एटम का मास है। ये 16U क्या है, ऑक्सीजन के एटम का मास है। ठीक है, तो यहाँ से बात शुरू हुई थी न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स के बारे में खोज किसने करी थी, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने करी थी, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। सिर्फ इतने सिंपल सी थ्योरी से नहीं हो गया, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आए थे कि न्यूट्रॉन्स आर एक्चुअली वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी तक हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस किस को बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, बट एक्चुअल में उनके अलावा न्यूट्रॉन्स भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हो गए, 3। ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, सो दैट द एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, डिस्कवरी इनकी हुई थी किससे, जेम्स चैडविक ने किया था। अब इसके बारे में हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक मास आपको समझ में आ ही गया है, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अगर ये बात हमें पता चल गई तो हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये पता चल गया कि प्रोटॉन्स ऑक्सीजन में कितने थे, 8, टोटल मास कितना आ रहा था, 16, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स इसमें कितने रहे होंगे, 8 रहे होंगे, तभी 8 और 8 16 हो रहे थे। यानी कि अगर मुझे किसी का एटॉमिक मास, किसी एटम का एटॉमिक मास, भाई एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास एटम का मास, अगर मुझे किसी का एटॉमिक मास निकालना है तो बेसिकली मैं क्या करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करूं, ऐड कर दूं। तो बेसिकली एटॉमिक मास होता क्या है, इट इज द सम ऑफ आप ये लिख सकते हैं मासेस, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, इन एन एटम। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास is equal to number of protons plus number of neutrons. Atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons. ये हम लिख सकते हैं। और एटॉमिक मास को डिनोट करने के लिए हम एक अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, उसका वो अल्फ़ाबेट कौन सा है, A। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक है, एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास समझ में आ गया। एटॉमिक मास एटम का मास होता है। कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल गिव यू एटॉमिक मास। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है, एक तरीके का आइडेंटिटी है। ठीक है, किसी भी एटम को पहचानने के लिए कि ये एटम किस एलिमेंट का है। ये कोई एटम अगर आपके सामने रख दिया गया है, वो एटम आप कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है। इस चीज़ को पहचानने के लिए हमें एक एटॉमिक नंबर दिया गया, मतलब एटम को एक एटॉमिक नंबर दिया गया है। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक पहचान है, जिससे हम ये पहचान पाएंगे कि ये एलिमेंट किसका है। वो आइडेंटिटी, वो एटॉमिक नंबर जो है वो कैसे पता चला, कैसे दिया हमने किसी एटम को, तो वो हम देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे। अगर किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप देख रहे हैं कि 8 है, किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। और वो एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अलावा किसी और एलिमेंट का वो एटम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी के रूप में हमने किसको यूज़ किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी की चेंज नहीं होती। अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन है तो वो हमेशा शुरू से लेकर अंत तक, चाहे वो कितने भी रिएक्शंस करे, चाहे वो कहीं पे भी किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम। एंड दैट इज वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी द एटॉमिक नंबर, द स्पेशल नंबर दैट इज गिवन टू एन एलिमेंट।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8। इसी तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। 6 क्यों? क्योंकि उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं 6। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए 7 उसका एटॉमिक नंबर है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो यहाँ पे आप एक और हेडिंग डाल लेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। ठीक है, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। अब इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल हमने दे दिया है। मतलब कि IUPAC ने दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन को कैपिटल O, कार्बन को कैपिटल C, हाइड्रोजन को कैपिटल H, उसके बाद फिर आर्गन को कैपिटल A स्मॉल r, क्लोरीन को कैपिटल C स्मॉल l। इस तरीके से हमने हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और तरीका है रिप्रेजेंटेशन का अपार्ट, मतलब कि अलोंग विद द सिंबल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसका सिंबल x है। ठीक है, तो इस x को, अब x को सिंबल देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन से एलिमेंट का है। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैंने x लिखा है, x की जगह पे कोई भी सिंबल हो सकता है। तो x देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन से एलिमेंट का की बात यहाँ पर हो रही है। साथ में अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑक्सीजन के बारे में ही लिखना है तो मैं लिखूंगी सबसे पहले सिंबल, जैसे x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? उसका सिंबल। x क्या था? सिंबल। यहाँ पे लिख दीजिए x है क्या? सिंबल है। a क्या है? एटॉमिक मास। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऐसे ही अगर मुझे कार्बन का लिखना हो तो कार्बन का क्या होता है? ये हम लिखेंगे कैपिटल C इज इट सिंबल, और उसके बाद फिर 12 हो गया उसका एटॉमिक मास और 6 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। ऐसे ही आप जरा नाइट्रोजन का लिखिएगा, नाइट्रोजन का लिखिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14 और सिंबल होता है कैपिटल N। ऐसे ही क्लोरीन लिखिएगा, क्लोरीन लिखिए तो क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l, एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन का मास 35.5 कैसे आ गया? 35.5 कैसे आ रहा है क्लोरीन का मास? क्यों? बिल्कुल क्वेश्चन पूछने वाला ही है कि 35.5 कैसे आ गया, जबकि हमको पता है कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बार बार इलेक्ट्रॉन्स बोलती हूँ मैं, प्रोटॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन ही हमेशा आता है जुबान पे। खैर, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 0.5 कह सकते, क्या प्रोटॉन आधा है? क्या न्यूट्रॉन्स आधा है? 0.5, 35.5 कैसे आ गया? इसके पीछे भी एक रीज़न है जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मासेस, कुछ मासेस ऐसे होते हैं जो कि डेसिमल में आते हैं। ठीक है, वो क्यों आते हैं? बट फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए हमारा एटॉमिक मास वाला टॉपिक ही सफिशिएंट है। अब इसके आगे इसको लिख लीजिए, ये सारी डेफिनेशंस लिख लीजिए सब कुछ। इसके आगे फिर हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल ध्यान होना चाहिए, 2n² वाला फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए।
2n², मतलब कि आप पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड वाले शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो, बट इन जनरल, बट जितना 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को हमें करना है, जिसमें कि हम थर्ड वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही डालेंगे, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उसमें भर देंगे तो उस केस में रिपल्शन होने लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखना है, और याद रखना ही है हमेशा के लिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताऊंगी, और ये 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको डेफिनेटली आने चाहिए। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए सिंपली कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, ये जो 1 है यही इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ये हो गया है एलिमेंट। ठीक है, ये टेबल की तरफ के फॉर्म में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ मैं लिखूंगी एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे सिंबल, सिंबल भी पता होना चाहिए। सिंबल के साथ ही मैं रिप्रेजेंटेशन भी लिख दूंगी, बाकी जो पूरा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों का रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ हमने क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर 1 से। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, सिंबल उसका है कैपिटल H, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें है 1 और एटॉमिक मास इसमें है 1। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, तो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 1। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है और उसका मास भी कितना आ रहा है, 1, यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 1 है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले वाले शेल में के शेल में चला जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अगर इसका हमें एटम बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा पहला शेल, एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इसका एटम बन जाएगा। सबका एटम मैं नहीं बनाऊंगी, बुक में बना हुआ, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही बनाऊंगी। एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का, सिंबल इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास 2 प्रोटॉन रहे होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने रहे होंगे, 2 और, ताकि 2 + 2 4 इसका क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन से पहले शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में ये रहा न्यूक्लियस और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से ड्रॉ कर दे, छोटे छोटे बना रही हूँ। ठीक है, ऑल राइट। एटॉमिक नंबर 3 की हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आता है उसके बाद। ठीक है, लिथियम का सिंबल होता है Li, स्मॉल कैपिटल L स्मॉल I। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया है 3। भाई यही एटॉमिक, ये तो एटॉमिक नंबर यही तो है ना, 3, तो ये 3 हो गया है। मास इसका होता है 3 × 2 = 6 होना चाहिए, बट मास होता है इसका 7, एक्चुअली 3.9 होता है बट 7। ठीक है, ये जो डेसिमल वाले हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, जब हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचा कितना, 2 से ज़्यादा तो हम डाल नहीं सकते। अरे भाई ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। 2n² वाले रूल के हिसाब से हम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, उसके 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो अब हमको एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, बस टोटल 3 है, तो उसको कहाँ डालना पड़ेगा, अगले वाले शेल में। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 2,1 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 4 है इसका सिंबल होता है Be। 4 हो गया है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका मास होता है 9। ठीक है, मास इसका हो गया है 9। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। भाई 4 क्या है इसका, 4 है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर अभी मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको एक और बात बताई कि जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर 4 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है मुझे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे,
इस तरीके से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो ये रहा न्यूक्लियस जिसके अंदर ये 4 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे ना, ये प्रोटॉन्स है। उसके आसपास ये रहे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इस तरीके से ये रहे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। बोरॉन में क्या हो गया, बोरॉन का सिंबल होता है कैपिटल बी। एटॉमिक नंबर हो गया है 5, लेकिन मास होता है 11। ये हो गया 5 को कैसे लिखेंगे 2,3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसका सर्कल मैं नहीं बता रही हूँ, उसका सर्कल में यही सेम बनेंगे, बस दूसरे वाले शेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे। देखते चलिए आगे। उसके बाद फिर सिक्स्थ वाला अगर हम देखें, बोरॉन के बाद आता है कार्बन। ठीक है, कार्बन सिंबल हो गया है सी मतलब कि एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास होता है कार्बन का 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और आप स्ट्रक्चर एटम का बना सकते हैं। ठीक है, अगला है सेवंथ कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। राइट, नाइट्रोजन मतलब कैपिटल N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया है 7, मास होता है इसका 14, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको यानी कि 2,5 हो गया। ठीक है, अच्छा 8, नंबर 8 पे आता है हमारा ऑक्सीजन। इसके बारे में तो हम लोगों ने पूरी थ्योरी कर ली है ना, सारे एग्जांपल्स ऑक्सीजन को लेके किया। ऑक्सीजन सिंबल होता है कैपिटल O, एटॉमिक नंबर हो गया है 8, 16 हो गया इसका मास यानी कि 2,8 है तो 2,6। ठीक है, लिख लीजिए इसको, उसके आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन के बाद अब आता है नंबर 9 इज फ्लोरीन। ओके, ऑक्सीजन के बाद आ जाता है हमारा 9 हमारा कौन सा एलिमेंट है, 9 इज फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। उसके बाद एटॉमिक नंबर 9 हो गया, मास हो जाता है इसका 19। ठीक है, डबल से एक ज़्यादा है। ठीक है, मैंने बताया था सारे डबल नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। ठीक है, पहले शेल में 2 ही जाएंगे, दूसरे शेल में कितने चले गए 7, मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, अभी है समय हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है नियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N स्मॉल e से। एटॉमिक नंबर हो गया है 10, मास हो गया है 20। तो 10 को हम कैसे लिखेंगे 2,8। अब देखो लिमिट खत्म हो गई सेकेंड शेल की, अब 8 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे 11 में आ गया हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम काफ़ी फेमस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास सब पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सब कुछ। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास 11, 2,8,1। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, 8। अब सेकंड शेल की लिमिट खत्म हो गई ना, 8 से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो अब कहाँ जाएगा अगले शेल में जंप कर जाएगा। उसके बाद 11 के बाद देखो 12, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम यानी कि कैपिटल Mg, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर हो गया है 12, मास होता है 24, 2,8,2। ओके, 13 देखिए, 13 होता है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल A स्मॉल l, नंबर होता है इसका 13, मास होता है इसका 27, 2,8,3। ठीक है, चलो 13 हो गया। 14 देखो, 14 में आता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन Si इसका सिंबल होता है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर हो गया है 14 और मास हो गया है 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,8,4। देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपके ये भी बढ़ रहे हैं। अब अगला हो गया है 15 होता है आपका फॉस्फोरस। ठीक है, यस फॉस्फोरस, कैपिटल P। 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास होता है 31, 2,8,5। ओके, 16 देखो, 16 हो गया है हमारा सल्फर। ठीक है, सल्फर इज कैपिटल S, 16 और मास होता है इसका 32। ये हो जाएगा 2,8,6। अच्छा,
फिर आ गया है 17, सल्फर के बाद 17 यानी कि क्लोरीन होता है 17, ठीक है। सारे लिख देंगे हम 18, 19 और 20 सब लिख दूंगी मैं आज इसी उसमें। अच्छा, क्लोरीन मतलब कि Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया है 17, मास होता है 35.5, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको बाद में 2,8,7, ठीक है, देखते चलिएगा। क्लोरीन के बाद आता है आपका आर्गन, ठीक है। आर्गन इज कैपिटल A स्मॉल r, एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है 18, मास होता है 40, ध्यान रखिएगा आर्गन का मास कितना होता है 40, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8। देखो लिमिट खत्म हो गई, थर्ड शेल की भी लिमिट खत्म हो रही है अब। अच्छा, उसके बाद देखो कौन आता है, पोटेशियम आता है, ठीक है, पोटेशियम आता है। पोटेशियम का सिंबल होता है K, ठीक है। फॉस्फोरस और पोटेशियम में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। फॉस्फोरस इज P एंड पोटेशियम इज K। पोटेशियम हो गया है K, 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास होता है पोटेशियम का 39, ठीक है। मास कितना होता है मैं इसको एक बॉक्स में कर दे रही हूँ ताकि आपको अलग से दिखे, वरना सब हौश पौश हो जाएगा, ठीक है। मास कितना होता है 39, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1, ठीक है। दिख रहा है, देखो थर्ड की लिमिट खत्म होगी। मैंने आपको बताया थर्ड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो अगले शेल में ये चला जाएगा। लास्ट में आपका आता है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर 20, मास होता है इसका 40, ठीक है। 2,8,8,2 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। छोटा छोटा लिखा है मैंने नीचे, लेकिन मैं बोलती गई हूँ तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए इसको। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यहाँ पे वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। आज हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वैलेंसी पे, और उसके बाद अगली वीडियो होगी हमारी आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पे। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिए, जैसे आपका न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हो गया है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर हो चुका है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी वहाँ से आ जाते हैं। So thank you for watching this video. If you are new here, then please subscribe to the channel, and if you like my effort, then hit the like button, and which makes me motivated to work even harder. Thank you and bye bye.